माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आज एक बहुत अच्छा पार्ट लेके उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें हम आपको डी एंड ए ब्लॉक में जो बुक के पीछे के क्वेश्चन हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बुक का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था निम्नलिखित में से किस तत्व की होती है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित है। बच्चों दिया है कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज और टंगस्टन। आप सबको पता है कोबाल्ट +4 तक जा सकता है, क्रोमियम +6 तक जा सकता है, मैग्नीज +7 तक जा सकता है, वेनेडियम +5 तक जा सकता है। तो अपना आंसर क्या गया बच्चों? पहले क्वेश्चन का आंसर अपना क्या गया? मैग्नीज गया। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहु चयनात्मक प्रश्न है, बहु विकल्प दे देते हैं इसमें और उसका आंसर हमको देना होता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जैसा आप सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, जो Fe+2 है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Fe+2 दूसरा क्वेश्चन है, हमसे पूछा Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब आप सबको पता है कि आयरन जो होता है उसका विन्यास क्या होता है बच्चों? ऑर्गन 3d6 4s2, ठीक है। लेकिन आप में इनमें से आपने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, विन्यास क्या बचा? 3d6 बचा। अब बच्चों 3d6 को प्रदर्शित करने का देखो तरीका, देखिए आप 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमसे पूछा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अयुग्मित मतलब जो सिंगल सिंगल है, अकेले अकेले है, 1 2 3 4। तो विद्यार्थियों यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो दूसरे का आंसर हम क्या रख देंगे बच्चों? 4 रख देंगे। अगला क्वेश्चन सुनिए कि इनमें से निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, 0 होती है। स्टूडेंट्स, ये वही कंसेप्ट है जो मैंने ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे लास्ट में दिखाया है कि जब किसी संकुल यौगिक में संक्रमण धातु परमाणु से कार्बोनिल लिगेंड जुड़ता है तो उस धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, जो 2020 में भी क्वेश्चन आया था, NiCO का होल 4। लेकिन इसमें वो एग्जाम्पल तो दे नहीं रखा, बल्कि उसकी जगह पर आयरन का एग्जाम्पल दे रखा है, FeCO का होल 5। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? FeCO का होल 5, क्योंकि धातु से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है। अगली बात कर लेते हैं, बीच निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका होगा? चुंबकीय आघूर्ण किसका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। विद्यार्थियों, चुंबकीय आघूर्ण उसका सबसे ज्यादा होता है जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, चौथे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? चौथे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती होगा, चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। विद्यार्थियों, अगर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमको कोई तकलीफ होगी नहीं। हम बता देंगे कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n(n+2) होता है। जिसके n का मान ज्यादा उसका म्यू ज्यादा, सीधी सीधी बात है। तो चेक कर लेते हैं, वेनेडियम 3+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी कि 21 22 23। परमाणु क्रमांक कितना है? 23 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑर्गन 3d3 4s2, 18 और 5 23। विद्यार्थियों, इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो आप कहां से निकाल दोगे? 4s से निकाल दोगे, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 3d से निकालोगे। तो विद्यार्थियों, इसका विन्यास केवल क्या रह गया? ऑर्गन 3d2 रह गया। अब बच्चों 3d2 का मतलब क्या होता है? 3d2 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित है,
3d2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, युग्मित है। तो बच्चों इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेरिलियम 3+ में n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें दूसरा ऑप्शन दिया अपन को क्रोमियम 3+। क्या ऑप्शन दिया, क्रोमियम 3+ दिया। क्रोमियम 3+ आपको पता है क्रोमियम का जेड कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 24 होता है। 25 नहीं होता, 24 होता है। मैग्नीज का होता है 25। ऑर्गन 3d5 4s1। तो विद्यार्थियों इस 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और 3d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो विन्यास क्या बचा, ऑर्गन 3d3। स्टूडेंट 3d3 विन्यास का मतलब क्या हो गया, n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें आयरन 3+। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों, आयरन 3+। स्टूडेंट्स आयरन 3+ का विन्यास, आयरन का जेड कितना होता है, 26। तो मतलब क्या हो गया, ऑर्गन 3d6 4s2। अब बच्चों इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s से 2 निकाल दो, 3d से 6 से 1 निकाल दो, तो विन्यास क्या बचेगा, 3d5। अब बताओ बच्चों ऑर्गन 3d5 इसमें बचेगा तो n का मान कितना हो गया, 5 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तक सबसे ज्यादा n इसी का ही आया है। एक करोड़ बचा हुआ है कोबाल्ट 3+। स्टूडेंट्स कोबाल्ट 3+ में कोबाल्ट का जेड कितना होता है, 27 होता है। तो देखिए आप ऑर्गन 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना विन्यास बचेगा बच्चों, ऑर्गन 3d6। अब स्टूडेंट 3d6 का मतलब क्या होता है, n का मान 4 आना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं, Fe+3 में आए हैं, आयरन +3 में आए हैं। स्टूडेंट्स आप सभी इन सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने सिस्टमेटिक वे में एक एक आयन का आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल के बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको जरूर आप नोट करिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना के मैं भेज रहा हूँ, एक एक का सॉल्यूशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और कॉम्पिटिशन लाइन में स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके बच्चों, तो अब तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी कौन सी होती है बच्चों, +3। मैंने आपको बिल्कुल नोट्स में समझाया लिखाया है। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या चीज बढ़ती है, किसमें वृद्धि के कारण लैंथेनाइट संकुचन होता है, बताओ। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होता है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार घटेगा, परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। तो स्टूडेंट इसका आंसर गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगला, वन ऑफ द मेंबर ऑफ लैंथेनाइट सीरीज शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइट श्रेणी का उस तत्व का नाम बताओ जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी है। याद करिए जब लैंथेनाइट श्रेणी मैंने पढ़ाई थी तो सबसे पहला तत्व सीरियम था, और सीरियम अपने बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेता है जिनोन के समान, इसलिए +4 ऑक्सीकरण अवस्था सीरियम की सबसे ज्यादा स्थायी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय निम्नलिखित में से कौन है। विद्यार्थियों प्रतिचुंबकीय गुण भी आप 3D के इलेक्ट्रॉन निकाल के ही बता पाएंगे। जिस आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होता है। अब अपने पास है कॉपर 2+, अपने पास है कॉपर 2+। विद्यार्थियों कॉपर का जेड कितना होता है, 29 होता है। अब इसका विन्यास क्या होता था, ऑर्गन 3d10 4s1, ये इसका विन्यास होता था। अब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक यहां से, तो 3d9 विन्यास बचेगा। अब 3d9 में देखो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी कि यहां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चों, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये तो प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता, ये प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया वो तो अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय का कोई सवाल ही नहीं उठता।
आगे बात आपको समझ में। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया जिंक 2+। जिंक 2+। जिंक का जेड कितना होता है बच्चों? 30 होता है। जिंक का जेड 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ऑर्गन 3d10 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो विन्यास क्या बचा? 3d10 बचा। अब पूरे की पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये लो। हम चाहते भी तो यही थे कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ये पेड हो गए। ये प्रतिचुंबकीय पता चल गया हमको। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होता है। और 2 को भी चेक कर लेते हैं, क्यों छोड़े इनको भी। एक क्रोमियम 2+ है और एक टाइटेनियम 2+ है, इनको भी चेक कर लेते हैं। इनका क्या हाल है भाई? क्रोमियम 2+ आपको पता है ऑर्गन 3d5 4s1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d4 बचेगा। क्या बचेगा विन्यास? 3d4। अब 3d4 में तो आप समझ गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए युग्मित, n का मान 4 आ गया। अब ये तो अयुग्मित है, ये तो अनुचुंबकीय होगा। टाइटेनियम +2 को भी देख लेते हैं, Z बराबर 22, ऑर्गन 3d2 4s2। 3d2 4s2 विन्यास होता है। 2 निकाल दो तो 3d2 बचेगा। 3d2 का मतलब क्या हो गया? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी बता दिए और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण भी बता दिया। 2 गुण एक साथ बता दिए बच्चों आपको। अनुचुंबकीय गुण भी बता दिया, प्रतिचुंबकीय गुण भी बता दिया। तो आप कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों ये। इसमें बच्चे को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर कंपटीशन के क्वेश्चन आप इजी गोइंग में कर सकते हैं। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? प्रथम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों इसमें आयरन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि 3d6 4s2 है। अब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाकी क्रोमियम 2+, कॉपर 2+, निकल 2+, इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी कम होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में भी है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। या तो इसमें थर्ड आयनन एंथैल्पी देते हैं तो आंसर सही जाता है, थर्ड। अगला क्वेश्चन सुने, निम्नलिखित में से किस आयन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? किस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो बच्चों क्रोमियम 2+, अपने पास क्रोमियम 2+ है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि सब? नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा। कॉपर 2+, कॉपर 2+ में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अयुग्मित है। और कॉपर प्लस, अगर 2+ की जगह पर कॉपर प्लस ही होता, कॉपर प्लस होता तो अपन क्या करते हैं? 3d10 4s1 है, इसके एक इलेक्ट्रॉन निकालते, विन्यास क्या बचता? 3d10 बचता। तो ये आंसर अपना चल जाएगा कॉपर +1। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मुझे फोन करके, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके, किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, समझाइए। विद्यार्थियों मैंने शुरुआत यहीं से की है। जिंक की परमाणु अवस्था या आयनिक अवस्था या इलेक्ट्रॉनिक अवस्था, इनके अंतिम 2 कोष अपूर्ण पूरित नहीं होते हैं, यानी कि पूर्ण पूरित होते हैं, पूरे भरे होते हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते। ये तो जिंक का ही पूछा है, कैडमियम और मरकरी को भी ऐड कर लो, इनको भी संक्रमण तत्व नहीं मानते। टाइटेनियम +4 आयन रंगहीन है क्यों? विद्यार्थियों टाइटेनियम +4 यानी कि टाइटेनियम, देखो ये टाइटेनियम रहा, इसका जेड कितना? 22। अगर मैं इसको 4+ बना दूंगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब विन्यास किसके समान बचेगा? अक्रिय विन्यास बचेगा। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए रंगहीन है। इसमें dd संक्रमण की संभावना भी नहीं होती है। इसमें एक d का इलेक्ट्रॉन दूसरे d में नहीं जा सकता है बच्चों, इसलिए क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ट्रांसयूरेनियम यानी कि परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? यूरेनियम के बाद आने वाले, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ये बड़े आकार व उच्च द्रव्यमान के कारण अस्थायी होते हैं। बड़े आकार और उच्च द्रव्यमान के कारण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं।
बच्चों इसका एक नाम और बताया था मैंने, अति भारी तत्व भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अति भारी तत्व। ये सब बुक के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको नोट्स में पहले ही समझा दिए। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए कि अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों यौगिक बनाते हैं? बाह्य एलिमेंट शोज यानी कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तत्वों की ऑक्साइड और फ्लोराइडों में ही क्यों मिलती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं ये ऑक्सीकरण अवस्था में, मैंने आपको चौथे नंबर का पॉइंट लिखा रखा है। आप सबको पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन छोटे आकार के परमाणु हैं और इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। इस कारण से अधिकांश तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड और फ्लोराइड यौगिकों में ही प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अम्लता के घटते हुए क्रम में दर्शाइए। अब बच्चों इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, आते हुए भी गलत होते हैं। बच्चों से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है बच्चे कि आरोही क्रम पूछा है कि अवरोही क्रम पूछा है, और उनको व्यवस्थित करने का तरीका नहीं आता है। उनको व्यवस्थित करने का तरीका नहीं आता है। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों तक के आंसर गलत होते हुए देखे हैं। क्या पता उनको किस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें पूछा है घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, अम्लता का घटता हुआ क्रम। स्टूडेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या जिसकी होती है उसकी अम्लता सबसे ज्यादा होती है। अब आपके पास MnO2 दे रखा है, Mn2O3 दे रखा है और MnO दे रखा है। घटता हुआ क्रम लिखना है, मतलब सबसे ज्यादा अम्लता जिसकी सबसे पहले होगी उसको लिखो। अब MnO2 की +4 ऑक्सीकरण अवस्था है, Mn2O3 में इसकी +3 है, MnO में Mn की +2 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी? MnO2 की। तो घटता हुआ क्रम लिखना है तो ऐसे भी घटता हुआ क्रम लिखना होगा हमको, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको बात समझ में। अगला क्वेश्चन, आपको अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सभी बच्चों को नोट्स में लिखा रखा है। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शुरुआत जब मैंने ऑक्सीकरण अवस्था की थी तो मैंने आपको बताया था कि संक्रमण तत्वों में 3D और 4s यानी कि N-1D और Ns की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक कक्षक से दूसरे कक्षक में हो जाता है, इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया है, नोट्स में आप चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल द कंपाउंड्स आर स्कैंडियम और कलरलेस गिव रीजन। स्कैंडियम की सभी जो यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं। क्यों? ऑल द कंपाउंड्स आर स्कैंडियम। अब आपको पता है स्कैंडियम बेचारा एकमात्र 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और स्कैंडियम का Z21 होता है, और जितने भी यौगिक मिलेंगे वो सब +3 में मिलेंगे, और +3 में देखिए विन्यास क्या होता है 3D1 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालिए इस अध्यवस्था के इलेक्ट्रॉन विन्यास से। 2 ये देखिए विन्यास इसके समान हो गया, ऑर्गन के समान हो गया, अक्रिगिस विन्यास हो गया। अब बेचारे का अक्रिगिस विन्यास है तो उस स्थिति में तो क्या होना है, अक्रिगिस विन्यास में तो क्या होना है, वो रंगहीन बनाएंगे यौगिक, चाहे स्कैंडियम ऑक्साइड हो चाहे स्कैंडियम हैलाइड हो, कैसे भी यौगिक बनाए ये सब क्या रहेंगे, रंगहीन ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन सुनो, राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन गैडोलीनियम। मैंने कहा था गैडोलीनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, GD Z64 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, जिनोन 4f7 5d16s2, यही था 4f7 5d16s2। अब 7 और 1 8, 7 और 1 8, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 तो F में है और 1 D में है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 4f7 को अरेंज करना आता ही होगा आपको। F में 7 कक्षक होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, और D में 5 होते हैं, लेकिन ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 7 और 1 8, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 8 हो चुकी है। एग्जैक्ट क्लियर होगा, एक एक बात क्लियर करवा रहा हूं बच्चों आपको। द मैग्नेटिक मोमेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज 3.9 बोर मैग्नेटॉन। बच्चों किसी का 3.9 बोर मैग्नेटॉन आंसर आ रहा है,
और उसका म्यू क्या होता है, अंडर रूट n+2 ये होता है। तो इसमें n का मान कितना होगा, n का मान कितना होना चाहिए, 1 होता है। अगर n का मान 1 होता है तो रिजल्ट आता है 1.732। अगर 2 होता है तो 2√2 आता है, यानी कि 2√2 का मतलब हो गया 2.828, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर 3 होता है तो √15 आता है, और √15 मतलब √15 का मान होता है 3.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स की तरह सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है n का मान कितना होता है, 3 होना है, नहीं तो द्विघात समीकरण आपको बनानी पड़ेगी, और द्विघात समीकरण के बाद को आपको n का मान निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन। लेंथेनेड संकुचन क्या है समझाइए। बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। लेंथेनेड तत्वों में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की तुलना में तेजी से वृद्धि करता है, जिससे बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अतः किसी भी परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनेड संकुचन। इसके प्रभाव मैंने आपको समझा ही रखे, 3 एग्जाम्पल थे। व्हाट आर एलोइज, गिव वन यूज। मिश्र धातु क्या है, कोई एक उपयोग बताइए। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का क्या समांगी मिश्रण होता है। और इसका यूज बता दीजिए। मिश्र धातु का, लेंथेनाइडों से बनी मिश्र धातु मिश्र धातु होती है, उसका आप बता दीजिए इसमें उपयोग। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर+2। कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अभी आपको बताया 3d9, ऑर्गन 3d9। क्योंकि होता क्या था, कॉपर कॉपर का क्या होता था, ऑर्गन 3d10 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d9 बचेगा। अब 3d9 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती, 1, और उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो कैसे निकालोगे, म्यू बराबर अंडर रूट n+2, यानी कि 1+2 √3 आ गया, और √3 का मान कितना होता है 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स बाय। ट्रांजिशन तत्व, ये संक्रमण तत्व है, ये रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास संक्रमण धातु आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो जब इसमें दृश्य ऊर्जा आपतित की जाती है तो ये अपने एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में चल जाता है। तो इस दौरान वो प्रकाश विकिरणों से जिस ऊर्जा का अवशोषण करता है उसका वो पूरक रंग उत्सर्जित कर देता है। तो अवशोषित प्रकाश के रंग का पूरक रंग ये उत्सर्जित करता है, इसलिए सभी संक्रमण तत्व किसके दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीज अधिकतम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, मैग्नीज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन। संक्रमण तत्वों में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Mn+7 का निर्माण कर सकता है। तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है कि अगला क्वेश्चन को सुनिए और सभी इसका आंसर लिखना भी सही, सभी बच्चे लिखेंगे भी सही। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमियम 2+ और मैग्नीज +3, क्रोमियम 2+ और मैग्नीज 3+, इन दोनों का विन्यास D4 है। इन दोनों का विन्यास क्या है बच्चों, D4 है। लेकिन कहा क्रोमियम 2+ तो क्या होता है, एक अपचायक होता है। क्रोमियम 2+ तो क्या है, अपचायक है, और Mn+3 क्या है, ऑक्सीकारक है। बच्चों ये क्वेश्चन है, अभी मैंने केवल क्वेश्चन को पढ़ा है। क्वेश्चन में कहा क्रोमियम 2+ और Mn+3 दोनों का विन्यास D4 है, लेकिन क्रोमियम 2+ अपचायक है और Mn+3 ऑक्सीकारक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब बच्चों इसमें क्या है, जो क्रोमियम 2+ है ये अपचायक है, तो इसमें ऑक्सीकृत होने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों ये क्रोमियम 2+ से ये तुरंत ही किसमें बदल जाता है, क्रोमियम 3+ में, और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है।
अगर ये अपचायक है और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसके मानक अपचयन विभव का जो मान है, जो इसके मानक अपचयन विभव का जो मान है Cr2+ से जब ये Cr+3 में बदला है तो इसके मानक अपचयन विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है बच्चों। और स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, क्या बताया था मैंने आपको लास्ट ईयर, कि जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है वो अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं, अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे लिथियम -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का। तो विद्यार्थियों क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ में बदलने की प्रवृत्ति सरलता से दर्शाता है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यानी कि क्रोमियम 2+ सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान उच्च ऋणात्मक -0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए ये अपचायक प्रवृत्ति का होता है। इसके विपरीत Mn3+ अपचयित होने की प्रवृत्ति सरलता से रखता है, यानी कि Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Mn2+ बनाता है, सरलता से ये ऑक्सीकृत होने अपचयित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसके जो मानक अपचयन या मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है Mn3+ से Mn+2, बच्चों इसका मान पॉजिटिव में 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वोल्ट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट ले लो आप तो बढ़िया रहेगा। इतने वोल्टेज में इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। तो विद्यार्थियों आंसर कैसे देना है, सबसे बड़ी समस्या बच्चों की होती है कि सर आपने समझा तो दिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लिखिए कैसे इसका आंसर। तो चलिए हम आपको बताते हैं, लिखिए इसका आंसर। आंसर नंबर डाल लो, आंसर नंबर कौन सा है, ये जो भी है पांचवें का सेकंड, और लिखिए आप क्रोमियम 2+ सरलता से क्रोमियम 3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है, अतः क्रोमियम 2+ अपचायक प्रवृत्ति का होगा। इसके विपरीत Mn+3 सरलता से अपचयित हो जाता है, जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च धनात्मक होने के कारण यह ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा दिया। अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ऐसे कैसे आप नोट कर ले, जिससे आपको पता रहेगा कि मैंने जो लैंग्वेज लिखा है उसका मतलब ये होता है। नोट कर लीजिए आप इसको प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? और बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को समझाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं हम बच्चों। द साइज ऑफ 5D ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों 4D श्रेणी के तत्व और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में बताओगे तो क्या आंसर दोगे? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। समझाया मैंने, पहले नंबर का जो प्रभाव था लेंथेनाइड संकुचन का वो यही था। पूरा आंसर जो मैंने लिखा रखा है वो की वही लिखना है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? लेसन नंबर 10 पूरा की पूरा इसी पे टिका हुआ है। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? तो बच्चों संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक मिलता है, वह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, इसलिए
ये संकुल यौगिक बनाते हैं। इनके बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, ये मेन आंसर होता है। आपसे कोई डायरेक्ट पूछे भाई संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, इसलिए ये लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं और ऐसे यौगिकों को हम संकुल यौगिक कहते हैं। आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे किसी क्वेश्चन लिख लेना, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों, फिर आंसर लिखना। संक्रमण धातु परमाणुओं में बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, अतः ये लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। 4 अंतर लिखने हैं इनमें आपको, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में। मैं आपको सर 5-6 अंतर लिखा चुका हूं पहले से ही, आप एक बार उनको पढ़े। अगला क्वेश्चन, जिरकोनियम और हैफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है क्यों, तो आपको पता है लैंथेनाइड संकुचन के कारण। अगला, गोल्ड और सिल्वर के आयनन विभव लगभग समान होते हैं क्यों, तो आप इसके बारे में भी आपको पता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। परमाणु त्रिज्या जब लगभग बराबर होगी तो इनके आयनन विभव के मान भी लगभग बराबर होंगे, क्योंकि आयनन विभव किससे संबंधित होता है, परमाणु त्रिज्या से संबंधित होता है। और विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन, केमेनोफोर में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है केमेनोफोर में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। विद्यार्थियों केमेनोफोर का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो स्टूडेंट्स KMnO4। अब इस KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा। पोटेशियम का +1 होता है, जिसका ज्ञात करना होता है उसको x मान लो। 4 ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2 बराबर 0। 1 + x -8 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। यानी कि Mn पर आवेश कितना है, +7 है। अब Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है। और विन्यास क्या होता है, ऑर्गन 3d5 4s2 होता है, 3d5 4s2 होता है। विद्यार्थियों 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप, क्या विन्यास बचेगा, ऑर्गन बचेगा। और ऑर्गन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब बताओ, अगर म्यू बराबर √n(n+2) होता है, अब इसमें अगर n का मान 0 होगा तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 0 0 + 2। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 बोहर मैग्नेट्रॉन, 0 बोहर मैग्नेट्रॉन। आगे आपको बात समझ में बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए आप। और स्टूडेंट्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 1 by 1 फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन तक। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कभी भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वंदे मातरम। स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है प्रॉपरली, और ये सॉल्यूशन आज तारीख कितनी है, 27 सितंबर को बनाया गया है, मतलब आज की डेट में बनाया गया है। मुझे पता है कि आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है और मैं आपके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।